हाय प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 2D 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है x³ - 4x के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। इनका शून्यांक का योगफल बताना है। चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं कौन कौन से। पहला नंबर ऑप्शन हमारा है 1/2। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन कह रहा है कि -1/2। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 0। चौथा नंबर हमारा ऑप्शन कह रहा है -3/2। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन कौन सही है। पूछ क्या रहा है, शून्यांकों का योगफल। क्या पूछ रहा है, शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल बराबर में क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला दिया था -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। यही फार्मूला दिया गया था आपको, ये फार्मूला दिया गया था। अब इसी फार्मूले पे इसमें से वैल्यू पुट करते हैं। ये फार्मूले में वैल्यू क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, -x² का गुणांक। यहाँ x² दी गई है, इसमें x² इसमें नहीं दिया गया है। यदि इसमें x² नहीं है अर्थात तो उसमें गुणा 0 का हुआ था, क्योंकि 0 से गुणा होने पे सारा वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो इसका हमने ले लेंगे 0। क्या ले लेंगे, 0 बटा x³ का गुणांक। x³ में किसका गुणा है, कुछ नहीं तो 1। क्या है, 1। माइनस साइन था, माइनस साइन लगा देंगे। अब जो 0/1 है, किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं या 0 में भाग देते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, वो आता क्या है 0। और 0 ना तो हमारा पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन 0। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x² + 99x + 127 के शून्यक है। द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक कैसे हैं, उनकी प्रकृति बताई गई है। ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला कह रहा है दोनों धनात्मक हैं, दूसरा दोनों ऋणात्मक हैं, या तीसरा नंबर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, चौथा दोनों बराबर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा ऑप्शन क्या दिया है, x² + 99x + 127 द्विघात बहुपद मिला। अभी देखिए, यहाँ हम द्विघात बहुपद को तोड़ करके लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका आएगा नहीं। इसके लिए हमें एक नियम लगाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम से, ये श्रीधराचार्य नियम क्या कहता है, श्रीधराचार्य नियम है, अगर हम x की वैल्यू पुट करनी है, कोई शून्य निकालना हो, तो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटा 2a। ये हमारा फार्मूला है। नहीं जानते हो तो इसे नोट कर ले, ये फार्मूला हमारा है। इन्हीं फार्मूलों पे हम इसमें से वैल्यू को पुट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे पुट किया जाता है। -b है, यानी कि x का गुणांक जो लिखा गया है वो -b होता है। ठीक है, ये हो गया -99 प्लस माइनस, दोनों को साइन लगाना है आपको, करड़ी बनाएंगे। b का वर्ग कह रहा है, यानी कि 99 का वर्ग, -4ac 4 गुणे a की वैल्यू x में जिसका गुणा हुआ हो, तो 4 × 1, फिर मल्टीप्लाई c के अचर पद 127। अब क्या करते हैं, बटा 2a, 2 गुणे a के जहाँ पे क्या वैल्यू है हमारी 1 है, तो 2 गुणे 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। -99 को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस माइनस ये करड़ी के अंदर 99 का हम वर्ग करेंगे, कितना हमें मिलेगा 9801। कितना आता है 9801। यहाँ गुणा करेंगे, 4 एक में 4 ही रह जाएगा, 4 × 7 = 28 के 8 हासिल 2, 4 2 = 8 1, 4 2 = 8, 8 2 10 के 0 हासिल लगा हमारे पास। ये 4 एक में 4 1 5, 508। ये बट्टा हो जाएगा 2 एक में 2। ठीक है, आते हैं अब यहाँ -99 प्लस माइनस करड़ी में इसे माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 गया, 8 3 11, 3 आ गया, यहाँ बचा 9, 9 में 0 जाएगा तो 9 ही रह जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचा, सॉरी इसने एक हासिल दे दिया था ना, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 9, 9 के 9 ही उतर जाएगा, आया 9293 बटा 2।
ठीक है। अब आते हैं -99 को वैसे छोड़ दें, प्लस माइनस ये कड़ी में 9293 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये डेसिमल में जाता है। किस में जाएगा? डेसिमल में जाएगा हमारा। और डेसिमल में कितना हो जाएगा हमारा? आप लोग निकाल लीजिएगा, हमने निकाल के रखा हुआ है 96.4। ठीक है इतनी मेरी वैल्यू आएगी और बटा 2 तो नीचे हमारा है ही। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह अपना लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हमारी हो जाएगी -99। यहाँ प्लस वाला ये लेंगे, प्लस क्योंकि धनात्मक चिन्ह लिखा गया तो प्लस वाला लेंगे 96.4 बटा 2। ठीक है। अब आइए इसे जोड़ते हैं, कितना आता है? 99 में से 96.4 को घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -2.6। ठीक है, बटा 2। इसे सॉल्व करें मिलेगा -1/3। ये पहली भी वैल्यू मिल गई हमारी धनात्मक चिन्ह लेने पे। अब आते हैं ऋणात्मक चिन्ह रखने पे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है बाबू। अब माइनस लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -99। अब ये प्लस नहीं लेंगे, क्या लेंगे? -96.4। दोनों माइनस माइनस हैं बाबू, तो दो माइनस माइनस होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का रहता है। इतना तो आप जानते हैं। आइए इसे जोड़ते हैं, कितना होता है? 0.4 तो 0.4 ही रह जाएगा हमारा। 9 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, 195 -195.4 बटे में 2। अभी सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 18, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 14, 2 7 14। ये कितना आ गया? -97.7। अब देखो बाबू, ये जो दोनों वैल्यू हमारी निकल के आई है, ये दोनों वैल्यू माइनस में आया है। किस में आया है? -1.3 -97.7। यानी कि हमारा ऑप्शन जो दिया था कि दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी दोनों ऋणात्मक है। आंसर नंबर दूसरा हमारा सही होगा कि दोनों हमारी जो दी गई वैल्यू है वो ऋणात्मक आई है। ठीक है बाबू। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्विघात बहुपद x² + kx + k के बराबर नहीं है, 0 के शून्यक हैं। देखो बाबू, यहाँ भी वैल्यू हमारी फाइंड करने के लिए दी गई है। ये अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने श्रीधराचार्य नियम से ही करेंगे। श्रीधराचार्य नियम क्या कहता है हमारा? x = -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac/2a। श्रीधराचार्य नियम हमारा यही कहता है। कौन सा नियम है? इस नियम को ना भूला जाए, श्रीधराचार्य नियम। जो गुणनखंड विधि से हमारा नहीं हो सकता है उसे हम श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू। तो x = हो जाएगा -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac/2a। ये श्रीधराचार्य नियम है। यहाँ b की जगह पे क्या रखा गया है? k। तो -k प्लस माइनस करड़ी में k² -4, इसके जगह पे a के जगह पे 1 है तो 4 × 1 × c की जगह पे k/2 × 1। ये हो जाएगा -k प्लस माइनस करड़ी में k² -4k, k²-4k/2। ठीक है, इतना हमारी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि जो क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद x² kx + k के बराबर नहीं है 0 के। अगर हम k को 0 के बराबर नहीं रखते हैं, k को 0 के बराबर नहीं रखते हैं, इससे ऊपर का कोई मान रखते हैं, तब क्या दोनों वैल्यू धनात्मक हो सकती है या दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकता?
या सदैव असमान है या सदैव बराबर है। 4 ऑप्शन दिएंगे, क्या सही होता है। आइए देखते हैं। यहाँ हम देखें तो हमारी जो k की वैल्यू आ रही है यह बड़ी हो रही है किससे, करड़ी में k² - 4k से। ये वैल्यू हमारी बड़ी है और इस वैल्यू को हम किस में रखे हैं, माइनस में रखे गए। किस में रखा है वैल्यू, माइनस में हमारा है। अतः हमारा दोनों धनात्मक जो दोनों संख्याएं निकल के आएंगी शून्यक, यह कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। चूँकि हमारा जो k की वैल्यू है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारी कमी आएगी। जैसे हम यहाँ 2 रखना चाहते हैं, अगर मैं इस वैल्यू में मैं 2 पुट करें तो -2 प्लस माइनस करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा, -4 × 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 प्लस माइनस कड़ी में ये 4 हो जाएगा और 4 में से 8 घटा दूंगा, बटा 2 है ही। ये कर दूंगा तो -2 प्लस माइनस 8 में से 4 निकलेगा। ठीक है, अगर 8 में से मैं 4 को माइनस करता हूँ तो ये हमारा होगा -4 बटा 2। ये 4 जो माइनस में आया है कितना भी होगा, जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से कम ही होगा ना ये वैल्यू। अतः इसलिए ये जो संख्या हमारी है धनात्मक तो हो नहीं सकती, संख्या धनात्मक नहीं हो सकती। क्या होगी, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ऋणात्मक होगी। ये दोनों धनात्मक नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर पहला सही ऑप्शन है। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c और c बराबर नहीं है 0 के तो शून्यक समान है, तब 4 ऑप्शन दिया गया है। c और a के विपरीत चिन्ह है, c और b विपरीत चिन्ह के हैं, c और a के समान चिन्ह हैं, c और b समान चिन्ह के हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये हमारा दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारे पास ax² + bx + c दिया गया है। अब समान चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, ये देखने के लिए हम पहले आते हैं विविक्तकर पे। एक फार्मूला हमारे पास विविक्तकर का आता है। यह विविक्तकर का फार्मूला है। ये विविक्तकर कहता है कि जो हमारा d की वैल्यू है ना वो 0 होगी। कब, जब यहाँ b² - 4ac अगर 0 हो। विविक्तकर d बराबर 0 होता है और b² - 4ac ये विविक्तकर का फार्मूला होता है। इतना हमारा d इतना होता है b² - 4ac, यह बराबर होगा 0 के। अब यहाँ देखने वाली बात है, अगर a और c दोनों हमारी एक समान चिन्ह के होंगे, ठीक है, तभी ये संभव होगा। a और c दोनों अगर समान चिन्ह के होंगे तभी b² - 4ac 0 के इक्वल हमारा संभव होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, आइए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सही होगा कि c और a समान चिन्ह के हैं। अगर ये समान चिन्ह का होगा तभी ये वैल्यू हमारी 0 की तरफ टेंड करेगी, 0 होगा। ठीक है बाबू, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x² + ax + b के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो। क्या कह रहा है, एक शून्यक है वह दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, ऋणात्मक हो तब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है हमारा। आइए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमारा आंसर आता है। यदि हमारी जो वैल्यू है x² + ax + b, इसके 2 शून्यक हम मान लेते हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या होगा -अल्फा, क्योंकि कह रहा है दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो। यदि हमारा एक अल्फा होता है तो दूसरा हमारा हो जाएगा -अल्फा, दूसरा हमारा होगा -अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है ना एक का दूसरा ऋणात्मक है, अगर एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक, एक हमारा अल्फा है दूसरा हमारा -अल्फा लेते हैं। अगर हम इनका योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस -अल्फा बराबर 0, और हमने लिखा है 2 शून्यांकों का योगफल बराबर क्या लिखवाया था, b/a, यानी कि a/1, ये इक्वल टू कितना है, हमने 2 शून्यांकों का योगफल बराबर लिखवाया था ना b/a। फार्मूला में क्या था हमारे b/a। अब b की जगह पे हमारा कितना है, a है, तो यहाँ हमारी a हो जाएगी वैल्यू, और a की जगह पे हमारा 1 है, यानी कि वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा 0 = a, ये हमारी वैल्यू है कि a = 0, 0 = a या a = 0। अगर इतना है
तब हमारा कोई रैखिक पद नहीं मिलेगा। क्या? इसका कोई रैखिक पद नहीं होगा। अब रैखिक पद नहीं होगा चूंकि ये जीरो ए इक्वल टू जीरो आ जा रहा है। अब रैखिक पद नहीं होगा तो दो ऑप्शन में दिया गया है, पहला और दूसरा दोनों में दिया गया है कि रैखिक पद नहीं होता है। ये तो हो गया कि तीसरा और चौथा नहीं होगा, तीसरा और चौथा नहीं होगा, इससे इंडिकेट मिल गया हमारा। अगर ए हमारी जीरो है तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी निकल के आएगा, यही बचेगा ना। क्या बचेगा यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ए वाला पार्ट हमारा तो जीरो हो जा रहा है, तो ये जीरो हो गया तो इतना पद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारी आ रही है तो इसका मतलब ये रैखिक पद नहीं होगा, रैखिक पद नहीं होगा। एक तो मिल गया लेकिन ये दो ऑप्शन में दिया गया है। आगे क्या होगा? तो लाइए गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फ़ा गुणे माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा गुणे माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा का स्क्वायर। और ये फार्मूला किसके बराबर होता है? क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर होगा तो माइनस है ना, माइनस में है तो माइनस हमारा आएगी, माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर आ गई। ये फार्मूला क्या होता है, किसके बराबर होता है? दो शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। क्या आता है? माइनस सी बाई ए आता है, ठीक है। और सी बटा ए यानी कि वैल्यू हमारी बी के बराबर है, सी अपॉन ए। ये दिया गया था ना वैल्यू हमारी, माइनस सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी कि सी की जगह पे कितना है बी और ए की जगह पे कितना है 1, तो ये रखेंगे हमारे, तो ये जगह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये वैल्यू रखेंगे अगर इस समीकरण से, इसकी वैल्यू हमारी समीकरण से लिखनी है, इस समीकरण से ये हो जाएगा सी के जगह पे दिया है बी और ए के जगह पे 1 दिया है, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा? बी आ रहा है। यानी कि यह तभी संभव है जब हमारा बी हो, जो बी हमारा है वो जीरो से छोटा हो। जीरो से क्या हो? बी की वैल्यू जीरो से छोटी हुई तभी तो माइनस में मिलेगा मुझे वैल्यू, ठीक है। अर्थात बी की वैल्यू हमारी जीरो से छोटी है। जब जीरो से छोटी वैल्यू होती है इसका मतलब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अगर इन कंडीशन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसका कोई रैखिक पद नहीं होता है क्योंकि ए इक्वल टू जीरो मिला, और अचर पद ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ b की वैल्यू हमारी जो निकल के आ रही है यह जीरो से कम आएगी तभी तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हमारी जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही है कि इसका कोई रैखिक पद नहीं होता है और अचर पद ऋणात्मक होता है। ठीक है बाबू, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसका परिणाम आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। क्या कह रहा है? आलेख नहीं है। किसका? द्विघात बहुपद का। किसका? द्विघात बहुपद का। जब द्विघात बहुपद का आलेख देखना होता है तो हम देखते कोई एक्सिस हमारी दो अक्ष से टच कर रही हो या दो अक्ष पे हो। अब इसकी गणना ये तो दो अक्ष पे है, यह भी दो अक्ष पे गणना कर रही है। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ दो अक्ष को विभाजित कर रही है, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 3 बिंदु को टच कर रहा है। कितने? यहाँ तो 2 बिंदु है ना, ये 2 बिंदु को है। चलो भाई यहाँ से गणना निकल रही है, ये दो वाले हैं, ये 2 वाले हैं, लेकिन यहाँ 3 बिंदु पे गणना चल रही है। कितने? 3 बिंदुओं से गुजर रही है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं हुआ। क्या हमने क्या कहा? यह x अक्ष को 3 बिंदु से काटती हुई निकल रही हैं, 3 बिंदु से टच कर रही हैं, अतः यह हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। बार बार मैं कर रहा हूँ, ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि यह x अक्ष को 3 बिंदु से काटती हुई आ रही है, 3 बिंदु से टच कर रहे हैं, समझिए इतनी बात। इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि यह x अक्ष से 3 बिंदु से होकर गुजर रही हैं। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब यह ऑप्शन सीरीज जो है हमारी प्रश्नावली दूसरी की खत्म हो गई। यहाँ तक 11 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ये वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।